हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक लक्ष्य। आज के वीडियो में हम लोग मुदालिया आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने एक कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन इन इंडिया पढ़ चुके थे और उसके बाद में हम लोगों ने जो यूनिट स्टार्ट करी है यूनिट 3, उसका नाम है पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन इन इंडिया, जिसमें हमने चैप्टर 1 राधा कृष्णन आयोग को पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं मुदालिया आयोग। तो राधा कृष्णन आयोग आया था 1948 से बना था 1949 तक, और अभी जो ये अपना ये वाला मुदालिया आयोग है ये बना था 1952 से लेकर 1953 तक चला था। मतलब 1952 में बना और 1953 में अपनी रिपोर्ट दी। तो इसके पहले क्या क्या हुआ, कैसे बनाए, तो ऐसा हुआ था कि 1948 में जब राधा कृष्णन आयोग आया था उसी टाइम से ही बात चल रही थी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक समिति बना दी, ताराचंद समिति, कि आप माध्यमिक शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट दीजिए। कब बनाई थी? 1948 में। 1948 में ही ताराचंद समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। और वो रिपोर्ट जब CABE मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने पढ़ी तो उनको कोई ख़ास पसंद नहीं आई, तो उसको नहीं स्वीकारा गया। अभी फिर बहुत टाइम तक यही विचार विमर्श चलता रहा कि क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर 1951 आ गई। 1951 में CABE ने सुझाव दिया भारत सरकार को कि कोई आयोग बना दीजिए माध्यमिक शिक्षा के लिए भी। तो वो जब स्वीकार किया गया, वो स्वीकार किया गया था 1952 में। तो जब 1952 में 23 सितंबर को इस आयोग का गठन कर दिया गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग का। इस आयोग में 10 सदस्य रहे और जो आयोग के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। कौन थे ये मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे और इन्हीं के नाम पर इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहते हैं। और इसकी जो एक सदस्य थी वो डॉक्टर हंसा मेहता थी, और जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी भी एक समिति बनी थी डॉक्टर हंसा मेहता समिति, उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, कैसे दी, क्या कहा। तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा से इसमें मतलब इन्होंने क्या किया था, अपना रिपोर्ट देने के लिए इन्होंने कैसे सारा बेस तैयार किया। इन्होंने 2 तरीके अपनाए, एक तो प्रश्नावली और एक साक्षात्कार। तो प्रश्नावली क्या था, इन्होंने एक क्वेश्चंस की सीरीज पूरी तैयार करी और उन्हें उन लोगों के पास भेजा जो इस एजुकेशन से रिलेट करते थे, जैसे टीचर्स के पास भेजा और जो संस्थाएं थी, शिक्षण संस्थाएं, उनके पास भेजा, शिक्षा विशेषज्ञों के पास भेजा। जो भी लोग इस माध्यमिक शिक्षा से संबंधित लगा कि ये हमारी मदद कर सकते हैं, उनके पास भेजा। और जो आयोग के सदस्य थे वो अलग अलग राज्यों में घूमे, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट को तैयार किया, सबके इंटरव्यू लेकर, देखकर सारा हालत वहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है, इतना सारा इन्होंने इसके ऊपर अपना रिसर्च किया और फिर 29 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट भेज दी। इस रिपोर्ट में 14 अध्याय थे और 244 पेजों की एक बड़ी रिपोर्ट थी। फिर ये भारत सरकार को इन्होंने भेजी। फिर इस आयोग में जो शिक्षा के दोष बताए गए थे माध्यमिक शिक्षा के, वो किस तरह थे कि शिक्षा का एक पक्षीय होना। एक पक्षीय होना कैसे, हम पढ़ते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है सर्वांगीण विकास, मतलब मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सभी तरह का विकास। लेकिन ये सिर्फ मानसिक पक्ष पर ही फोकस करती थी। ज्ञान ठूसना इसका मेन उद्देश्य था। जो हम पढ़ते हैं ना कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान ठूसना नहीं, वो निर्देशन है, तो ये समझ सकते हैं हम कि सिर्फ निर्देशन होता था उस टाइम पे। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पद्धति का अमनोवैज्ञानिक होना। अभी हम साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं अपने B.Ed में, बाल मनोविज्ञान उसमें हम पढ़ते हैं, तो उसमें इन्होंने कहा कि जो शिक्षण पद्धति है वो अमनोवैज्ञानिक है, बच्चों के उस पक्ष को नहीं सोचती है जिससे हम उन्हें अच्छे से पढ़ा सकते हैं और उन्हें जल्दी ही बोध हो सकता है। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली का होना। इन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली से हम उनका ऐसी है हमारी कि हम सब कुछ इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, उनका सारा उनके पक्ष प्रदर्शित नहीं होते हैं उससे। अब फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल पुस्तक के ज्ञान पर आधारित है, मतलब कुछ उसमें प्रैक्टिकल्स भी होने चाहिए, बच्चों को मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। और जो छात्र अध्यापक संपर्क में कमी, इससे क्या मतलब था, इससे मतलब था कि
क्लासेस बहुत बड़ी बड़ी हैं, एक क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जिस वजह से अध्यापकों में और शिक्षक में जो संपर्क है वो नहीं हो पाता है ज़्यादा। फिर इन्होंने कहा योग्य व्यक्तियों का शिक्षण में आकर्षण न होना। उस समय क्या था कि जो अपने योग्य व्यक्ति थे, ज़्यादा अच्छे से एजुकेटेड थे और पढ़ा सकते थे, अच्छा शिक्षण कार्य कर सकते थे, वो इस क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते थे क्योंकि इनकी सेवा शर्तें अच्छी नहीं थी कोई खास। तो इस वजह से योग्य व्यक्ति शिक्षा में आकर्षित नहीं हो पाते थे और कुछ बस जो लोग चाहते थे कि हमें जैसे तैसे करके नौकरी मिल जाए, वो लोग इस पेशे में अपने आप को लाना चाहते थे। शिक्षा में क्रियात्मक पक्ष का अभाव होना, तो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि जो शिक्षा का जो क्रियात्मक पक्ष है मतलब प्रैक्टिकल्स हैं, उनका अभाव था, केवल पुस्तकीय ज्ञान पढ़ाया जाता था। जिन्होंने कहा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना हुआ है, इस वजह से बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से वो रटने लगते हैं कंटेंट को, क्योंकि उन्हें जब लैंग्वेज ही समझ नहीं आती तो इस वजह से वो कंटेंट को रट लेते हैं। फिर इन्होंने अब ये सब दोष बता दिए, इसके बाद इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य होने क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास, जो कि राधाकृष्णन आयोग का भी एक उद्देश्य था। तो इन्होंने कहा कि हमारा देश अब स्वतंत्र है, प्रजातांत्रिक है, तो इसलिए हमें अपने नागरिकों में विकास करना चाहिए प्रजातांत्रिक गुणों का। लीडरशिप की क्वालिटी उनमें होनी चाहिए, अपने उन्हें अधिकार पता होने चाहिए। व्यावसायिक कुशलता में सुधार, तो इन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो व्यावसायिक कुशल भी होने चाहिए, इसलिए इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन मतलब व्यावसायिक शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया था। व्यक्तित्व का विकास, मतलब एजुकेशन ऐसी हो जो उनकी सर्वांगीण विकास करे, उनकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करे। नेतृत्व के गुणों का विकास, मतलब राजनीति के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में वो नेतृत्व कर सकने के लायक होने चाहिए। तो ये इसके माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य रहे। फिर माध्यमिक शिक्षा का संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम की जो अवधि है वो होनी चाहिए 5+3+4, मतलब 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन, और ये जो 3 साल का है ये होना चाहिए आपका सीनियर बेसिक, और 4 साल की होनी चाहिए आपकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसमें 5th तक की तो ये एजुकेशन हो गई प्राइमरी, 3 साल वाली कौन सी थी सीनियर बेसिक, 6, 7, 8, और जो 4 साल वाली थी वो कौन सी थी 9, 10th, 11, 12। लेकिन इनका ये एक सुझाव ऐसा कहा जाता है कि ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, क्योंकि इन्होंने कहा कि 8 साल की माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए 3+4, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि जो 12th क्लास है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से संबंधित होगी, तो इस तरह से तो ये 6 साल हुए, लेकिन उन्होंने बताया कि इस पाठ्यक्रम की अवधि 8 साल की होगी। हायर सेकेंडरी पाठ्यक्रम, मतलब जो हायर सेकेंडरी पाठ्यक्रम होगा वो 2 भागों में विभाजित होगा। उसमें क्या होगा कि सीनियर बेसिक तथा हायर सेकेंडरी, मतलब डिग्री पाठ्यक्रम नहीं है, इसी का ही है, सेकेंडरी पाठ्यक्रम ही है। तो 2 भागों में विभक्त बताया, सीनियर बेसिक तथा हायर सेकेंडरी। कौन कौन से, ये 6, 7, 8 तो सीनियर बेसिक, और हायर सेकेंडरी कौन सा 9, 10, 11, 12। प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन, प्री यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम वो क्या था, ये प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन्होंने ऐसा बताया कि जो छात्र 10th के बाद ही उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो उनको वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जिसके लिए उन्हें 1 साल की प्री यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, और फिर उसके बाद प्री यूनिवर्सिटी का एक एग्ज़ाम होता है वो उनको क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद वो कॉलेजेस में प्रवेश ले सकते हैं। तो यहाँ पे यही लाइन बताई गई है, व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश केवल उन्हीं छात्रों को दिया जाएगा जिन्होंने प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पास किया हो। शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव, तो इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो, इसके लिए आप क्या करिए, प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कर दीजिए। जैसे केंद्र में है ना CAB, ऐसे ही प्रांत में भी शिक्षा सलाहकार बोर्ड होना चाहिए, और वो राज्य में माध्यमिक शिक्षा, और जो प्रत्येक राज्य हैं उनमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनना चाहिए। ये इनके सुझाव रहे। तकनीकी शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रांत में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने चाहिए। तो इन्होंने 3 बोर्ड तो ये बता दिए,
फिर इन्होंने ये सुझाव आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक शिक्षा का जो पूर्ण उत्तरदायित्व होगा वो तो राज्य सरकार के पास होगा और केंद्रीय सरकार इसके लिए राज्य सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान की करेगी। तो केस में बताया इन्होंने राज्य सरकार का दायित्व इन्होंने निश्चित कर दिया इसको, माध्यमिक शिक्षा को। फिर इन्होंने अपना सुझाव दिया कि स्कूलों के लिए जो दिया जाने वाला दान है वो आयकर से मुक्त होना चाहिए, सरकार द्वारा भी यथासंभव निःशुल्क भूमि प्रदान करनी चाहिए। ये तो थे अभी तक प्रशासन से संबंधित। अब देखते हैं, इन्होंने कहा एक तो ये बता दिया वित्त से संबंधित कि केंद्रीय सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देगी राज्य सरकारों को, फिर जो दान देंगे लोग स्कूल खोलने के लिए वो आयकर से मुक्त होगा, और जो सरकार है वो भी अगर कोई स्कूल खोलना चाहती है तो उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो उसे फ्री में जो भूमि है वो दे सके। फिर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम की बात करते हैं हम, तो ये भी कौन से स्तर वाला पाठ्यक्रम है, ये है सीनियर बेसिक वाला, मतलब 6 to 8 वाला। तो इस पाठ्यक्रम में इन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट बताए, एक तो होनी चाहिए मातृभाषा, जो भी जिसकी मातृभाषा है वो, एक इंग्लिश होनी चाहिए, सामाजिक अध्ययन होना चाहिए, सामान्य विज्ञान होना चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए, कला एवं संगीत, शिल्प और शारीरिक शिक्षा। इन्होंने कहा कि कोई ना कोई एक हस्तकार्य इसमें जरूर शामिल होना चाहिए। हायर सेकेंडरी स्तर का पाठ्यक्रम मतलब 9 to 12 वाला। अब इन्होंने क्या कहा कि विषय 2 भागों में विभाजित होंगे, आंतरिक विषय और वैकल्पिक विषय। आंतरिक विषय कैसे थे, जो कि कंपल्सरी थे, ये इसमें 5 विषय थे, 2 तो भाषाएं, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान सहित गणित और एक शिल्प। तो 5 विषय तो ये हो गए, और 3 और विषय थे, वो कहाँ से लिए जाएंगे, वो लिए जाएंगे वैकल्पिक विषय से। तो इसमें वर्ग बना दिए गए, वर्ग कितने बनाए गए, 7। अब 7 वर्गों में कई इसमें सब्जेक्ट्स थे, जिसमें से 3 सब्जेक्ट चुनने थे, कोई एक वर्ग और फिर उस वर्ग का 3 सब्जेक्ट। वर्ग कौन कौन से थे ये, मानव विज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य, कृषि, ललित कलाएं, गृह विज्ञान। तो ये 7 वर्ग बना दिए गए इन्होंने, और इसमें से हमें कोई 3 सब्जेक्ट चुनने थे और 5 सब्जेक्ट वो आंतरिक विषय या कंपल्सरी विषय वो थे। तो छात्रों को छूट होगी, वो कोई भी एक वर्ग चुन लें और इस वर्ग को चुनने के बाद वर्ग के कोई भी 3 विषय चुनेंगे। अब इन्होंने स्कूलों के संबंध में क्या सुझाव दिए, तो इन्होंने कहा कि एक स्कूल में जो छात्र संख्या होगी वो होगी मिनिमम 500 टू मैक्सिमम 750, और हर एक साल में कम से कम 200 कार्य दिवस होंगे। ये भी एक इनका बहुत अच्छा सुझाव माना जाता है कि इन्होंने निश्चित कर दिया। इन्होंने कहा कि छुट्टियां होंगी और सभी सरकारी छुट्टियों को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन ये जो है कार्य दिवस ये 200 से कम नहीं होने चाहिए, और हर सप्ताह 35 घंटे शिक्षण कार्य होगा। स्कूलों में 2 प्रकार के शिक्षक होंगे, निम्न माध्यमिक कक्षाओं के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षाओं के लिए, मतलब 6 to 8 वाले जो पढ़ाएंगे वो, और 9 to 12 वाले। 12 तो हालांकि हायर एजुकेशन का पार्ट है। निम्न माध्यमिक कक्षा हेतु न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, मतलब कहाँ तक की 12 तक की शिक्षा होनी चाहिए। जो लोग माध्यमिक 8 तक को पढ़ाएंगे वो, और जो 8th तक 12th तक को पढ़ाएंगे वो, उनकी जो शिक्षा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी वो होगी स्नातक, मतलब ग्रेजुएशन। और सुझाव क्या दिए गए इसके, यह था कि स्कूल में किसी प्रकार की हस्तकार्य की शिक्षा अनिवार्य हो, ये मैंने आपको बता दिया था। मूल्यांकन परिणाम अंकों में प्रकट न होकर ग्रेड्स में प्रकट हों, तो इनका ये एक इम्पॉर्टेंट सुझाव था। इन्होंने कहा कि प्रतिशत में उनको मत, जो रिजल्ट है उसको प्रतिशत में ना बताकर ग्रेड्स में बताइए, और ये ग्रेड्स ई तक होने चाहिए। 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की अनुमति ना हो। क्या होता था, बच्चों को राजनीतिक दल शामिल कर लेते थे प्रचार प्रसार करने के लिए, और इस वजह से बच्चों का बहुत नुकसान होता था, पढ़ाई का भी, और उनमें अपनी समझ डेवलप नहीं हो पाती थी कि कौन सा लीडर सही है कौन सा नहीं है। तो इसलिए 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के लिए मना कर दिया गया। फिर कहा कि किसी एक ही विषय में फेल हो गया है, अगर कोई सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की व्यवस्था होगी, तो मतलब वो कंपार्टमेंट भर सकता है उस एग्ज़ाम के लिए, और फिर उसमें पास होकर नेक्स्ट क्लास में जा सकता है।
इस आयोग का प्रभाव क्या पड़ा कि CABE मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा रिपोर्ट पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई। मतलब एक समिति बन गई इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कि क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंट होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। फिर इसमें जो आयोग की मूल सिफारिशें थी उनको स्वीकार कर लिया गया, मतलब ज़्यादातर जो मेन उसकी बातें थी उनको स्वीकार कर लिया गया। एक इसकी जो मेन सिफारिश थी आयोग की वो थी बहुउद्देशीय स्कूल, मल्टीपर्पज़ स्कूल्स, जहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। इनका मेनली उद्देश्य ये था कि बहुउद्देशीय स्कूलों से बच्चे की जो एक विशेष योग्यता है उसको बाहर लेके आया जा सके। तो 10 वर्षों के अंतर्गत बहुउद्देश्यों की संख्या कितनी हो गई? 2115। और ये कैसे स्कूल थे? मतलब ये कन्वर्ट हो जाते थे माध्यमिक स्कूल से बहुउद्देशीय स्कूल में। अखिल भारतीय और इनमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे, नए स्कूल्स खोलने में भी, उनको कन्वर्ट करने में भी। अखिल भारतीय सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ। तो इसका ये प्रभाव पड़ा कि अखिल भारतीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना हो गई। सामान्य विज्ञान का अध्ययन अनिवार्य हो गया और बहुउद्देशीय स्कूल सफल नहीं हो पाए। मतलब यहाँ पे जो ये इतना सारा पैसा लगा था इनके पीछे वो वेस्ट हो गया, ये सफल नहीं हो पाए थे उस टाइम पे। और पाठ्यक्रम बोझिल हो गया, मतलब कैसे? 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी हैं और फिर 3 आपको चूज़ करने हैं, तो 8 सब्जेक्ट हो गए अपने उच्च माध्यमिक स्तर पर, जिसकी वजह से पाठ्यक्रम बोझिल हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।